अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। जायद सब्जियों की उन्नतशील किस्में एवं सब्जियों की नर्सरी तैयारी, जैविक गन्ना की खेती कर एक किसान गुड़ बनाकर कमा रहे हैं 3 गुनी आमदनी। हमारे राज्य के जो किसान जायद मौसम में ली जाने वाली सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए वर्तमान समय इनका बिचड़ा डालने के लिए उचित समय है। तो जायद सब्जियों की स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए आप कौन कौन सी किस्मों का चयन करें तथा बिचड़ा डालते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर उदित कुमार। किसान भाई जो भी गर्मा सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए अब नर्सरी लगाने का उपयुक्त समय आ गया है। सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, जिसकी नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, कि जिस स्थान पे हमें बिचड़ा तैयार करना है, नर्सरी तैयार करना है, वो स्थान को हम तैयारी के लिए अब शुरुआत कर दें। नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले बात आती है पौधशाला की मिट्टी एवं उसकी तैयारी की। तो किसान भाइयों, पौधशाला के लिए जगह खुली हो एवं नर्सरी के लिए भुरभुरी एवं नम मिट्टी अंकुरण के लिए अच्छी मानी जाती है। क्यारियों को ऊंचा रखना चाहिए ताकि जल जमाव ना हो। ये जो मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, कि जब आप नर्सरी के लिए बीज की आवश्यकता पड़ती है, तो बीज आप ऐसे स्थान से प्राप्त करें जो विश्वसनीय हो। अपने खेत का वैसे स्थान का चयन करें जो अन्य जगह से थोड़ी ऊंची हो, जिससे कि अगर बीच में कभी बारिश भी हो जाए तो पानी की जल जमा वहाँ ना हो पाए, कि सूरज की प्रकाश की रोशनी हमेशा वहाँ उस स्थान को मिलती रहे। कुदाल से भी उसको कुदाल से वो मिट्टी को पलट दें या हल बैल से उसको कर दें, ताकि उसमें जो थोड़ी बहुत तेज धूप की रोशनी प्राप्त होगी, उससे क्या होंगे कि हमारे फफूंद के अवशेष वगैरह वो सारे मर जाएंगे और खरपतवार भी हमारे निकल जाएंगे। वैसे इस मौसम में धूप बहुत कम पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। भूमि का शोधन करें। भूमि शोधन करने के लिए आप ट्राइकोडर्मा नामक जैविक फफूंदनाशक है, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम लोग 2.5 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिला करके उसका उपचार करते हैं। कि जो एक उपयुक्त साइज का 1 मीटर चौड़ा बेड होना चाहिए, और लंबाई जो है वो आप अपने आवश्यकता अनुसार उसको आप रख सकते हैं कि 3 मीटर गुने 1 मीटर साइज का 10 से 15 किलो सड़ी गोबर की खाद की मात्रा डालते हैं। 2 से 3 किलो सड़ी नीम की खल्ली डालते हैं, या करंज की खल्ली जो आपके पास उपलब्ध हो, उसको हम लोग डाल करके और मिट्टी में छोड़ देते हैं। उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ने के बाद उसको हम लोग फिर बीज का शोधन करते हैं। बीज शोधन के लिए आपको कैप्टान थीरम नाम की कोई भी दवा को हम लोग 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करते हैं।
अब बात आती है बीज की बुआई की। तो किसान भाइयों, बीज को कतारों में ही बोएं, जिससे निराई गुड़ाई में भी आसानी रहती है। बड़ी क्यारी की जगह छोटी क्यारियां बनाना अधिक सुविधाजनक होता है। बहुत छोटे छोटे बीजों को बालू में मिलाकर बोना चाहिए। बुआई के बाद बीजों को मिट्टी से हल्का ढक दें। क्यारियों को नम रखने के लिए हल्की सिंचाई फुहारे से करें। साथ ही बीजों को पुआल अथवा चारे से ढक दें। इससे नमी का संरक्षण होता है और अंकुरण भी जल्दी होता है। तब जाकर के हम उसको बीज को लाइन से लाइन 5 सेंटीमीटर की दूरी पे हम लोग बीज को गिराते हैं। 0.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज को हम लोग लगाते हैं। कुछ दिनों के बाद ऐसा प्राय देखा जाता है कि उसमें पात गलन, जिसको डैम्पिंग ऑफ कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम आती है। उसमें होता क्या है कि मिट्टी से ऊपर 4 उंगली ऊपर उसमें क्या होता है कि पौधे गलने लगते हैं, गल के गिर जाते हैं। जो फफूंदनाशक दवा है, ट्राइकोडर्मा है या बेविस्टिन है, उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके हम लोग छिड़काव करने से नर्सरी में कीटों का प्रकोप हो गया है तो आप उसमें इमिडाक्लोरोपीड नाम की दवा का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। तो जब हम इसको प्रतिरोपण के लिए ले जाते हैं, इमिडाक्लोरोपीड का घोल बनाते हैं और उसके जड़ को 10 मिनट तक उसमें रखते हैं। उसके बाद छायादार स्थान में सुखा करके हम लोग उसको फिर उसकी प्रतिरोपण करते हैं। तो हमारा 21 से 30 दिन के अंदर हमारा 3 से 4 पत्ते वाला पौध तैयार हो जाता है, जो कि खेतों में रोपने लायक हो जाता है। जब प्रतिरोपण के लिए ले जाते हैं, जब हमको ट्रांसप्लांटिंग करनी है, तो उससे पहले हम लोग पानी देना बंद कर देते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के किसान भाई गन्ने की अधिक पैदावार लेने के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण गन्ने की गुणवत्ता में कमी आती है और किसानों को गन्ने का मूल्य भी कम मिलता है। जबकि गन्ने की खेती से अधिक लाभ के लिए हरियाणा जिला हिसार ढाणी गुजरान गांव के किसान रामकुमार खरब, जो जैविक तरीके से गन्ने की खेती करके स्वयं ही गन्ने का गुड़ बनाकर बाजार में बेचते हैं और इससे लाखों की आय प्राप्त कर रहे हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे और जानते हैं उनकी सफलता का राज क्या है। हरियाणा के हिसार जिले के ढाणी गुजरान गांव के बारे में तो सभी जानते हैं। यहाँ के किसान रामकुमार खरब, जो अपने गुड़ की मिठास और सबसे ज्यादा गुड़ उत्पादन की वजह से जिले में अपनी पहचान बना चुके हैं। जैविक गन्ने का गुड़ काफी स्वादिष्ट होता है। जैविक गुड़ की मांग सबसे ज्यादा रहती है। जैविक गन्ना तैयार करने में किसान को ये फायदा है कि वो अपना गुड़ बना के, शक्कर बना के मार्केट में बेच सकता है, जिससे उसकी कीमत उसको किसान को ज़्यादा मिल जाएगी। अगर केमिकल फार्मिंग से आप गन्ना तैयार करते हो और मिल में आप सप्लाई करते हो तो 300 कुंटल की एवरेज में मिल आपको 90,000 रुपये ही दे पाएगा और 300 कुंटल की एवरेज में जैविक खेती में 35-36 कुंटल गुड़ निकल आएगा, जिसका लगभग 100 रुपये किलो के हिसाब से 10,000 रुपये कुंटल का गुड़ बिक सकता है आपका। मैंने पिछले साल भी 10,000 रुपये कुंटल के हिसाब से गुड़ बेचा था और इस साल भी मेरा 10,000 रुपये कुंटल के हिसाब से गुड़ बिक रहा है और शक्कर मेरी बिक्री है 12,000 रुपये कुंटल के हिसाब से। तो किसान अपना खुद का जैविक गन्ना तैयार करे और खुद उसका प्रोडक्ट तैयार करे, फिर मार्केट में उसको बेचे। आपके गन्ने की क्वालिटी और गुड़ की क्वालिटी के हिसाब से
कंज्यूमर आपको पैसा देने के लिए तैयार बैठा है। आपके पहल की ज़रूरत है, किसान के थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। वो ऐसा कर सकता है, जब मैं कर रहा हूँ तो दूसरे भी किसान कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये आवश्यक है कि उत्तम गुड़ निर्माण हेतु हमें गन्ने की खेती को शुरुआत से ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैविक गन्ना तैयार करने में जड़ वाली तकरीबन कोई बीमारी इसमें नहीं लगती, और दूसरे जो ऊपर से जो बीमारी है उसका कंट्रोल हम गैप के थ्रू हमें मिल जाता है। खुली हवा मिलती है तो उसमें बैक्टीरिया या फंगस पूरी तरीके से पनप नहीं पाता, तो वो अपने आप नेचुरल में कंट्रोल है। कीड़े का कंट्रोल के लिए हमने PAU लुधियाना से ट्राइकोकार्ड मंगाने शुरू कर रखे हैं, और हर कीड़े का जो समय है उस समय पर हम उस कीड़े के कंट्रोल के लिए उसी का ट्राइकोकार्ड ला के और खेत में लगा देते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल से हम कीड़े और बीमारियों का इलाज कर लेते हैं। गन्ने में सिंचाई की काफ़ी मात्रा की ज़रूरत होती है, लगभग 10 पानी हमें लगाने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप जैविक तरीके से इसकी खेती कर रहे हो तो 1-2 पानी की कमी आ जाती है। हमने खेत में जो पत्ती है उसका एक तरह से मल्चिंग का काम किया है, और मल्चिंग के साथ अगर जैविक खेती कर रहे हो तो आपको डबल बेनिफिट ये आएगा कि मल्चिंग से आपकी नमी बनी रहेगी और बैक्टीरिया उसमें ज़्यादा काम करेगा। बात करें अगर कटाई की, तो गन्नों की कटाई से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। कटाई से पूर्व परिपक्वता की जांच करनी चाहिए। इसके लिए ब्रिक्स हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। कटाई करने के लिए धारदार औजार का ही इस्तेमाल कर जमीन की सतह से कटाई करें तथा ऊपरी भाग को काटकर हटा लें, क्योंकि ऊपरी भाग में शर्करा की मात्रा बहुत कम होती है। उसके बाद सारी पत्तियों की कटाई कर गन्ने को साफ कर लें। याद रहे, कटाई के 10-12 घंटे के अंदर रस निकाल लेना चाहिए। अब बात करते हैं गुड़ बनाने की प्रक्रिया की। जैविक गन्ना तैयार हो जाता है इसकी कटाई करके, और कोल्हू पे इसकी क्रशिंग होती है। क्रशिंग के बाद कढ़ाए लगते हैं, जिसमें कोल्हू का एक प्रोसेस है। उसमें जो सफाई करते हैं पौराणिक तरीके से या प्राकृतिक तरीके से, एक जंगली पौधा है जिसको सुखड़ाई बोलते हैं, उसके साथ इसकी सफाई करते हैं, और इसके अलावा इसमें कोई डालने की ज़रूरत भी नहीं है। जब इसकी पूरी चाशनी या जो लॉट तैयार हो जाता है, उसको फिर हम फ्रेम में एक और बढ़िया शेप दे के और जैविक गुड़ तैयार करते हैं। जहाँ तक गुड़ बनने की प्रक्रिया की बात है, 1 कुंटल गन्ने में लगभग 60-65% के रस निकलता है, और 1 कुंटल गन्ने से हमें 12-13% गुड़ की रिकवरी आ जाती है। तो गुड़ की रिकवरी ये समय के हिसाब से 14-15% तक भी बढ़ सकती है, अगर आप फरवरी-मार्च में गन्ने की क्रशिंग करेंगे। तो गुड़ बनाने के प्रोसेस में हमें जो खर्चा उठाना पड़ता है वो लगभग 10 रुपये kg के हिसाब से ये गन्ना काटने वाले, बनाने वाले और पैकिंग का जो खर्चा है वो 5 एक और करके 15 रुपये किलो के हिसाब से हमें पड़ जाता है। जब आपका 100 रुपये किलो अगर गुड़ बिक रहा है तो 85 रुपये आपको नकद मिल जाएंगे। 85 से जो में 5 जो है वो आप साल भर के जो जैविक के खर्चे हैं वो निकाल दो, तो 80 रुपये किलो के हिसाब से अगर 300 कुंटल में अगर गुड़ बना है तो लगभग हमें 2,80,000 रुपये 1 किलो से मिल जाएंगे। जब जैविक गन्ना आप मार्केट में बेचना चाहोगे तो आपके गन्ने की कीमत वही मिलेगी जो आपका केमिकल का गन्ना है। मार्केट आपको ज़्यादा नहीं दे पाएगी, लेकिन अगर आप इसका गुड़ और शक्कर बना के बेचोगे तो इसमें दिन रात का फ़र्क है। यानी कि 1 लाख का गन्ना आप मील में दे रहे हो, जैविक हो चाहे दूसरा हो, और उसका अगर जैविक का गुड़ बना लिया तो आपको 2 लाख कम से कम उसके पैसे मिल सकते हैं। किसान रामकुमार ने बताया कि वो शुरुआत में हिसार के जिले में जैविक गुड़ बेचते थे, लेकिन वर्तमान समय में प्रदेश के अन्य जिलों तथा दिल्ली में भी बेचते हैं। लोगों को जैविक गुड़
काफी पसंद आ रहा है। इस वजह से जैविक गुड़ के अच्छे मूल्य भी मिल जाते हैं। खास बात यह है कि यहाँ तैयार किया जाने वाला जैविक गुड़ पूरे राज्य में सप्लाई किया जाता है। इस समय जो गुड़ की हमें बिक्री मिल रही है वो पूरा हिसार शहर हमने कवर किया हुआ है। उसके बाद हंसी शहर पूरा हमने कवर किया है। रोहतक की हमारी सप्लाई जारी है। जींद में हम सप्लाई दे रहे हैं। कैथल में हमारी सप्लाई शुरू होने वाली है। करनाल और कुरुक्षेत्र का भी उसके बाद नंबर है। और दिल्ली की कुछ हमारी मार्केटिंग चली हुई है। गुड़गांव एक मार्केट का हमने ढूंढ लिया है, वहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है। और धीरे धीरे जहाँ भी अब हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, लोग उसको बड़े पसंद करके रेट पे कोई डिस्कशन नहीं करते। उन्होंने सामान चाहिए था, उन्होंने गुड़ की क्वालिटी चाहिए थी, शक्कर की क्वालिटी चाहिए थी। वो हमने तैयार करके गन्ना हमारा ऑर्गेनिक था, इसलिए क्वालिटी हमारी तैयार होगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय से बोई गई दलहनी फसलें जैसे चना, मटर, मसूर इत्यादि में फली आना शुरू हो गया है। अगर इन फसलों में फलीछेदक कीटों का आक्रमण हो रहा हो तो कीटनाशक दवा मोनोक्रोटोफास 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सब्जियों में अगर लाही का प्रकोप दिखाई पड़े तो मोनोक्रोटोफास दवा का छिड़काव 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी अथवा इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशी दवा का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से करें। आम एवं लीची के पेड़ों पर मंजर आने वाले हैं। इन मंजरों को कीट व्याधि से सुरक्षा हेतु इमिडाक्लोप्रिड 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तथा बेबिस्टीन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय अगात मटर की फसल में चूर्निल फफूंदी यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू रोग के आक्रमण की संभावना रहती है, जिसमें पत्तियों, फलों एवं तने पर सफेद चूर्ण दिखाई देता है। अतः किसान भाई इस रोग से बचाव के लिए फसल में कैराथेन दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी अथवा सल्फेक्स दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला भागलपुर के कृषक कमलेश यादव ने। यह सरसों की फसल में लगने वाले रतुआ रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कमलेश यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, सरसों की फसल में सफेद रतुआ रोग का प्रकोप होता है, जिसके कारण फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो क्या है इस रोग की पहचान के लक्षण, आइए जान लेते हैं।
तो देखा किसान भाइयों, यह रोग आपकी फसल को कितना नुकसान पहुंचाता है। अब यदि आप चाहते हैं कि यह सफेद रतुआ रोग सरसों की फसल को हानि नहीं पहुंचा पाए, तो आप सरसों की बुवाई के समय से ही सफेद रतुआ रोग की रोकथाम के उपायों को किस तरह से अपनाएं, आइए जान लेते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। शकरकंद की भरपूर उपज देने वाली प्रजातियां एवं रोपाई तकनीक, पपीते की अधिक उत्पादन देने वाली किस्में एवं नर्सरी तैयारी और रोपाई प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 50512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।